गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को स्टडी करेंगे। संयोजकता का आबंध सिद्धांत जटिल यौगिकों को कैसे एक्सप्लेन करता है, उनके गुणों को, उनकी ज्यामिति को और उनके चुंबकीय व्यवहार को वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कैसे स्पष्ट करता है। तो चलिए अब हम लोग स्टडी करते हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता का आबंध सिद्धांत। यह सिद्धांत 1930 में एक वैज्ञानिक है लिनियस पाउलिंग। इससे पहले हम लोग पिछली बातें याद कर लें। 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को पढ़ा था। वो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए है। सरल प्रकार के मॉलिक्यूल जैसे मीथेन है, अमोनिया है, और भी सारे मॉलिक्यूल्स है, संयोजी मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं उनके बनने को वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में समझाया गया है। 1927 में हिटलर लंदन ने प्रस्तुत किया था। बाद में उसी थ्योरी को पाउलिंग और स्लेटर ने एक्सटेंड किया था और अपने विचारों को जोड़ दिया था और एक नई थ्योरी प्राप्त हो गई थी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जटिल यौगिकों के लिए यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए या उपसंयोजी यौगिकों के लिए क्या विचार रखती है, यह लिनियस पाउलिंग ने 1930 में समझाया। तो इससे पहले हम लोगों ने बर्नर की थ्योरी पढ़ी। बर्नर की थ्योरी में कई सारी कमियां रह गई थी। बर्नर की थ्योरी यह स्पष्ट नहीं कर पा रही थी कि सेकेंडरी वैलेंसी यानी द्वितीयक संयोजकताएं किसी यौगिक की ज्यामिति को कैसे निर्धारित करती हैं। इसका जवाब बर्नर की थ्योरी के पास नहीं था। इसका जवाब भी बर्नर थ्योरी के पास नहीं था कि जटिल यौगिक कुछ धातुएं ही क्यों बनाती, और सारी धातुएं जटिल यौगिक बनाने में क्या परेशानी है, इसकी कोई जानकारी बर्नर की थ्योरी के पास नहीं थी। तीसरी बात जो बर्नर की थ्योरी की कमी रही कि बर्नर की थ्योरी मैग्नेटिक बिहेवियर और प्रकाशिक व्यवहार, यौगिकों के चुंबकीय और प्रकाशिक व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सकी। तो इस बर्नर की थ्योरी को पढ़ने के बाद हम लोग वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को पढ़ते हैं। 1930 में लिनियस पाउलिंग ने प्रस्तुत की थी। हम लोग जान लें इस थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी का पहला पॉइंट है, हम यहां पॉइंट प्रदर्शित करते जाएंगे साथ में। पहला पॉइंट है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट कि केंद्रीय धातु परमाणु अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर यानी समन्वय संख्या के बराबर संकृत रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। तो यह वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट है, संकृत और रिक्त यानी खाली कक्षक। संकृत और रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है केंद्रीय धातु परमाणु। कौन उपलब्ध कराता है? सेंट्रल मेटल एटम CMe। आप साइड में देख सकते हैं, पहला पॉइंट लिखा हुआ होगा स्क्रीन पर कि जटिल यौगिकों के निर्माण के लिए केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर संकृत रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, जिनसे लिगैंड उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं। ये कक्षक लिगैंड से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये बात भी इसी पॉइंट में है कि जो कक्षक होते हैं वो कक्षक कैसे होने चाहिए? संकृत रिक्त, और ये लिगैंड से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये कक्षक ही लिगैंड से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और उपसंयोजी बंध बनाते हैं। ये पहला पॉइंट है। चलिए, दूसरी बात यह है कि संकरण की क्रिया में कक्षक भाग लेते हैं। ये कक्षक कौन कौन से हो सकते हैं? ये कक्षक N-1D, NS, NP व ND कक्षक होते हैं। संकरण की क्रिया में ये कक्षक भाग ले सकते हैं। N-1D यानी बाहर से अंदर वाली कक्षा वाला D, बाहर वाली कक्षा का S, बाहर वाली कक्षा का P और बाहर वाली कक्षा का D। तो संकरण की क्रिया में N-1D, NS, NP व ND कक्षक भाग लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार का संकरण होगा, जैसा संकरण होगा वैसी ज्यामिति होगी। संकरण के अनुरूप ज्यामिति, संकरण के आधार पर ज्यामिति वर्गाकार, समतलीय, चतुष्फलकीय या अष्टफल की हो सकती है। ठीक
है, तो वर्गाकार समतली का मतलब है स्क्वायर प्लेनर, वर्गाकार समतली का मतलब होता है स्क्वायर प्लेनर, चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल, अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये ज्यामिति हो सकती है और ये ज्यामिति डिपेंड करती है कि संकरण किस टाइप का हुआ है। जैसा संकरण होगा उसके अनुसार ज्यामिति होगी। हम लोग 11th में भी पढ़ते हैं PCl5 की ज्यामिति, अमोनिया की ज्यामिति, मीथेन की ज्यामिति संकरण पर निर्भर करती है। जिस टाइप का संकरण होता है वैसा ही बॉन्ड एंगल बनता है और वैसे ही यौगिक की ज्यामिति होती है। तो ये दूसरी बात हो गई। इसके बाद बेटे तीसरी बात ये है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का तीसरा पॉइंट कि केंद्रीय धातु परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब केंद्रीय मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग नहीं लेते। ठीक है, तो CMA के जो एकाकी इलेक्ट्रॉन हैं जिन्हें हम लोग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड के फॉर्मेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। अभी हमने 3 बातें बता दी, ये ध्यान रखें। संकृत रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता CMA अपनी समन्वय संख्या के बराबर संकृत और रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है जिनसे लिगेंड उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़ता है और उपसंयोजी बंध के निर्माण में ये कक्षक ही लिगेंड से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट बताया कि संकरण की क्रिया में ये कक्षक भाग लेते हैं, जैसे कक्षक भाग लेंगे उसके अनुरूप उसकी ज्यामिति होगी यौगिक की। संकरण के अनुसार ज्यामिति वर्गाकार समतलीय हो सकती है, चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय हो सकती है। तीसरी बात यह बताई गई है कि केंद्रीय धातु परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन यानी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक। चौथी बात यह बताई गई है कि यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद यदि जटिल बन गया है, जटिल बनने के बाद यौगिक में ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक होगा। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक होगा। यानी जो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐसे दिखाते हैं और सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? तो हम लिख सकते हैं सभी, यदि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो हम लोग लिखते हैं डायमैग्नेटिक नेचर। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका नेचर डायमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। ध्यान रखना, प्रतिचुंबकीय। और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका नेचर पैरामैग्नेटिक। उसका नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, जिसे हिंदी में अनुचुंबकीय कहते हैं और डायमैग्नेटिक को हिंदी में प्रतिचुंबकीय कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कॉम्प्लेक्स की चुंबकीय व्यवहार को बता सकते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं तो डायमैग्नेटिक बोलेंगे। क्लियर? इसके बाद बेटे 5वें पॉइंट पे आते हैं कि यदि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाली जो लिगेंड है वो स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रॉनों का जो युग्मन है हुंड के नियम के विपरीत हो जाता है। स्ट्रांग लिगेंड की उपस्थिति में, स्ट्रांग लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का हुंड्स रूल के विपरीत युग्मन हो जाता है। यह बात हम लोग याद रखेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड
स्ट्रॉन्ग लिगेंड की यहां कोई एकदम क्लियर पिक्चर तो नहीं रखी गई, लेकिन रखे गए हैं उनको एग्जाम्पल के तौर पे CO, CN-, कभी कभी अमोनिया और कभी कभी C2O4 भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। आगे हम लोग इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमने लिखे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, Cn- है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर इन जैसे लिगेंड है तो केंद्रीय धातु परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी नियम के विपरीत जाकर के युग्मित हो जाते हैं। इस युग्मन से क्या होता है, जो स्पिन है वो कम हो जाता है। संकरण की क्रिया में कौन कौन भाग लेता है? N-1D, NS, NP और ND कक्षक भाग लेते हैं। संकरण की क्रिया में N-1D, NS, NP और ND कक्षक भाग लेते हैं। ठीक है, जब बेटे संकरण की क्रिया हो रही है और ये वाली स्थिति है, अंदर वाला D भाग ले रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब संकरण की क्रिया में N-1D अंदर वाला D भाग ले रहा है तो बनते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में बनते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में बनते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में बनते हैं, और इनमें जो चुंबकीय स्पिन होता है वो कम होता है, और इसको कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। वहीं जब संकरण की क्रिया में बाहर वाला D इस्तेमाल कर लिया जाता है, जब संकरण की क्रिया में क्या हो जाता है, NS, NP और ND ये संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं। संकरण की क्रिया में NS, NP और ND भाग लेता है, तब क्या हो जाएगा, तब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो बनने वाले कॉम्प्लेक्स को कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसने आउटर D का इस्तेमाल किया हुआ है, और ये वीक लिगेंड की प्रेजेंस में बनते हैं। वीक लिगेंड की उपस्थिति में बनते हैं, और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, सो इन्हें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये 6 पॉइंट हो गए। 7वें पॉइंट में हम लोग बता सकते हैं कि 7वां पॉइंट, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, अगर लिगेंड वीक है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। लिगेंड स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में इनर ऑर्बिटल, और वीक लिगेंड है, यदि जुड़ा हुआ लिगेंड वीक है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। वीक लिगेंड की उपस्थिति में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के सारे पॉइंट्स हमने आपके सामने अभी क्लियर किए हैं, आप लोग देख सकते हैं, एक बार फिर से समझ सकते हैं कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी बर्नर की थ्योरी की कमियों को दूर करने के लिए 1930 में लिनियस पाउलिंग ने प्रस्तुत किया था। केंद्रीय धातु परमाणु, यानी यो कहे कि जटिल यौगिकों के निर्माण में केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर संकृत रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, जिनके साथ लिगेंड उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़ता है इन कक्षकों के साथ, और ये कक्षक ही लिगेंड से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं।
दूसरा पॉइंट है संकरण की क्रिया में n-1d, ns, np और nd कक्षक भाग लेते हैं। जैसे संकरण हो रहा है, जिस टाइप के कक्षक भाग लेंगे, संकरण के अनुसार ज्यामिति वर्गाकार समतली हो सकती है, समचतुष्फल की यानी टेट्राहेड्रल हो सकती है, अष्टफल की हो सकती है। डिपेंड करता है संकरण कैसा हो रहा है। तीसरा पॉइंट यह कि केंद्रीय धातु परमाणु के जो एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। चौथी बात यह है कि जो कॉम्प्लेक्स है, बनने वाला कॉम्प्लेक्स, यदि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर होगा उसका, और अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है। पांचवी बात, स्ट्रॉन्ग लिगैंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का हुंड के नियम के विपरीत युग्मन हो जाता है, और जब हुंड के नियम के विपरीत युग्मन हो जाएगा तो जो स्पिन है वो कम हो जाता है, इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। लेकिन ध्यान रहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड की उपस्थिति में। स्ट्रॉन्ग लिगैंड सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है, Cn- है, कभी कभी अमोनिया और C2O4 डबल माइनस भी हो सकता है। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है संकरण की क्रिया के लिए n-1d, ns, np और nd कक्षक अवेलेबल रहते हैं। अगर संकरण की क्रिया में n-1d, ns, np कक्षक भाग लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड की उपस्थिति के कारण बनते हैं, और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। निम्न चक्रण यौगिक, जबकि संकरण की क्रिया में ये वाला डी एक ही इस्तेमाल होगा। अगर अंदर वाला डी इस्तेमाल हो गया तो बाहर वाला डी इस्तेमाल नहीं होता। अगर संकरण की क्रिया ns, np और nd भाग ले रहे हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वीक लिगैंड की उपस्थिति में बनता है, और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। सीधी बात 7वें पॉइंट में बताया गया कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड की उपस्थिति में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जबकि वीक लिगैंड की उपस्थिति में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। चलिए अब हम इनको एग्जाम्पल के रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के आधार पर कैसे जटिल यौगिकों की स्ट्रक्चर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो बढ़िया सा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, NiCO का होल 4, इसे कहते हैं टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 इसका नाम है। सबसे पहले यहां इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर करनी पड़ेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा है, कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं होता, सो निकिल पर जो ऑक्सीडेशन नंबर बनेगी वो है 0। तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज 0। कोऑर्डिनेशन नंबर Cn, कोऑर्डिनेशन नंबर निकल की कितनी है 4, समन्वय संख्या 4 है। ऑक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या पहले आप लोग क्लियर कर लें, क्योंकि इनका आगे काम होने वाला है। अगर हम ये क्लियर नहीं करेंगे तो आगे हम लोगों को परेशानियां आएंगी। ठीक है। तो चलिए अब निकिल का जो परमाणु क्रमांक है, निकिल 28, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 8 28, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 8 28। ये निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया निकिल का। अब देखिए निकिल यहां सेंट्रल मेटल एटम की अवस्था में है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसने कोई इलेक्ट्रॉन खोया नहीं है। अब इसके जो हम विन्यास देखेंगे उस पर गौर करेंगे कि 4s2 है, 4p0 है और इसके बाद 4d0 है। जो संकरण की क्रिया है वो बाहर चलती है, n- ये जो 3d लिखा है ना, ये 3d को आप n-1 समझे। क्या समझे? n-1d।
ये NS है, ये NP है, ये ND है। N का मतलब होता बाहरी वाला कोष और N-1D का मतलब होता बाहर से अंदर वाला कोष। तो बेटे N-1D, NS, NP, ND अगर इनको हम बनाए तो 1 2 3 4 5, ये 3D हो गया, ये 4S हो गया, ये 4P हो गया और ये 4D हो गया। 1 2 3 4 5 4D 4P। और इस D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 4S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, भर दिए। 4P खाली है। अब यहां लिखेंगे CO इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉनों का हुंड के नियम के विपरीत युग्मन होता है। देखिए यहां एक बात बहुत जरूरी है समझने के लिए कि यहां निकिल परमाणु है। अगर Ni++ होता तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होते 4S से, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सो हुंड के रूल के विपरीत युग्मन होगा। हुंड्स रूल के विपरीत इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। कैसे युग्मन होगा? ये भाई इलेक्ट्रॉन जो है यहां शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D का बनेगा क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4S, 4P और 4D, 1 2 3 4, 3D, 4S, 4P, 4D। ठीक है, ये 3D 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए यहां पर। सो ये 3D कंप्लीट हो गया। अब खाली कौन बचा? 4S और 4P खाली बच गया। 4S खाली बच गया और 4P खाली बच गया। अब बेटा समन्वय संख्या कितनी दी गई है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी 4 संकरित कक्षक चाहिए। तो 4 कक्षक आपको मिलेंगे। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जितने कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं, और जो बनने वाले कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा और आकृति एकदम समान होती है। तो संकरण की क्रिया में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं। बनने वाले कक्षकों की ऊर्जा और आकृति समान होती है। ठीक है, तो यहां बेटा संकरण होगा एक S और बेटे 3P कक्षक आपस में मिलेंगे और बनेंगे 4। क्यों? समन्वय संख्या 4 है। पहला पॉइंट कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर संकृत और रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। तो समन्वय संख्या 4 है, 4 चाहिए। 1 2 3 4, 4 मिलेंगे तो 4 बनेंगे। अब ये जो संकरण हो रहा है वो संकरण है sp3 संकरण। संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन, जो है sp3 होगा। sp3 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 sp3, सभी का नाम sp3 संकृत कक्षक होगा। अब बेटे और ये जो D है ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब 2 हुंड के नियम के विपरीत आप युग्मन देख चुके हैं, और ये 3D है। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्म में हैं यहां। अब ये संकृत कक्षक अवेलेबल हैं। अब लिगेंड आता है।
लिगेंड कौन है बेटे? लिगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड आता है CO, एक CO यहां, एक CO यहां, एक CO यहां। ये कार्बन मोनोऑक्साइड आते हैं और ये आपको इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 यहां, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन देते हैं किसको? केंद्रीय धातु परमाणु जो कि निकेल है, और निकेल के वो संकृत कक्षक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ध्यान करिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट बताया था कि जटिल यौगिकों के निर्माण के समय केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर संकृत रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, जिससे ये लिगेंड आकर के उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं, और उपसंयोजी बंध के निर्माण में ये कक्षक जो संकृत कक्षक बने हैं, ये कक्षक ही लिगेंड से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट बताया था। दूसरे पॉइंट को फिर एक्सप्लेन किया गया कि संकरण की क्रिया में N-1D, NS, NP या ND कक्षक भाग ले सकते हैं, इनमें से कोई कक्षक। अब यहां एक S और एक 3P कक्षक भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो संकरण हो गया sp3 संकरण। जैसा संकरण होगा वैसी ज्यामिति। चूंकि यहां sp3 संकरण होता है, sp3 संकरण मीथेन में भी होता है। आपको ध्यान होगा 11th में पढ़ा है, मीथेन में जो संकरण sp3 होता है उस कारण से उसकी जो ज्यामिति है वो टेट्राहेड्रल होता है। तो यहां भी ज्यामिति कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। ज्यामिति टेट्राहेड्रल होगी। अच्छा, एक बात और, इसमें आप देखें ये निकेल का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये 4s इलेक्ट्रॉन 3D में शामिल हो गए। ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन हुंड के नियम के विपरीत युग्मन हुआ, 4s इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो गए और यहां पहुंचने के बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। ये सारा पूरा का पूरा 3D में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहां भी सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इट मींस कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप लिखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 0। सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक बिहेवियर। अगर चुंबकीय बिहेवियर देखेंगे तो वह उसका कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। क्यों होगा डायमैग्नेटिक? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन युग्म में हैं, सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में हैं, कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी? प्रतिचुंबकीय होगी, डायमैग्नेटिक होगा। अब बारी आती है संकरण को क्लियर करने की। संकरण आपने समझा है, संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन जो संकरण है वो sp3 संकरण है। और sp3 संकरण होने का मतलब समझ रहे हो ना? sp3 संकरण होने का मतलब होता है ज्यामिति, जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी? टेट्राहेड्रल, समचतुष्फलकीय। ज्यामिति समचतुष्फलकीय होगी यानी टेट्राहेड्रल होगी। और जब ज्यामिति समचतुष्फलकीय होगी तो समचतुष्फल की ज्यामिति को हम लोग कैसे बनाते हैं? निकेल सेंटर में रहेगा, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड एक इधर जुड़ेगा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड यहां जुड़ेगा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड यहां जोड़ेंगे आप, एक कार्बन मोनोऑक्साइड यहां जोड़ेंगे। ठीक है, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा। निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, पहले से बता दिया। ये NiCO4 हो गया। ये ज्यामिति कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल हो गई, समचतुष्फलकी या चतुष्फलकी कह सकते हैं, चतुष्फलकी कह सकते हैं। ठीक है, Ni केंद्रीय परमाणु है और CO लिगेंड की भूमिका में है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, समन्वय संख्या 4 है
ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, आप देख रहे हैं। इस प्रकार से NiCO4 की समचतुष्फल की स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से NiCO4 की समचतुष्फल की स्ट्रक्चर या चतुष्फल की स्ट्रक्चर होगी, यानी जिसे टेट्राहेड्रल बोलते हैं। और चुंबकीय व्यवहार डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। चलिए, NiCO4 को समझने के बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, NiCl4 डबल माइनस। चलिए अब निकेल से संबंधित एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अपने पास एक दूसरा एग्जाम्पल है NiCl4 2 माइनस। यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकेल की क्लियर करेंगे। 4 लिगेंड जुड़े हैं, 4 लिगेंड जुड़े हैं। Cl एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 4। 4 लिगेंड जुड़े हैं, चारों लिगेंड मोनोडेंटेड हैं, एक दंती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकेल की बनेगी वो कितनी होगी? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दी। ऑक्सीडेशन नंबर 2 + 2, क्यों? Cl 4 है, एक Cl पर एक माइनस होता है, लेकिन फिर भी 2 माइनस लगा है, इसका मतलब निकेल के ऊपर डबल प्लस होगा। 4 माइनस यानी 4 Cl से 2 माइनस न्यूट्रलाइज होकर के बचे रहे हैं। ठीक है, निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना है 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 8 28। निकेल हो गया 4p0 4d0। ये पहले हमने जो बनाया था कॉन्फ़िगरेशन वही बना हुआ है। ठीक है, अब बेटा यहां निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो Ni डबल प्लस आयन का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s0 4s0 के बाद 4p0 4d0। बेटा ये Ni डबल प्लस बन गया, और यहां हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी है N-1d, Ns, Np और Nd। ध्यान रखना, N-1d, Ns, Np और Nd। ठीक है, अब बेटे इसको हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करके बनाएं, तो क्या बनाएंगे भाई? ये 3D 4s 4p तो बेटा ये हमने ऑर्बिटल्स बना दिए, और ऑर्बिटल्स में आप देखें यहां कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, ये 4s 4p 4d। अब बेटे देखो यहां लिगेंड Cl एक वीक लिगेंड है, Cl एक वीक लिगेंड है। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जो वीक लिगेंड होते हैं वो हिंड के नियम के विपरीत युग्मन नहीं कराते हैं। Cl- एक वीक लिगेंड है, तो यह युग्मन नहीं होगा। अगर Cl की जगह Cn- होता तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाता, युग्मन हो जाता। ठीक है, और संकरण के लिए ये वाला जो ऑर्बिटल है वो भी खाली होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, अब बेटे वीक लिगेंड है, संकरण की क्रिया होगी, तो संकरण की क्रिया में कौन कौन भाग लेगा? 4s 4p 4d वैसे ही पड़ा रहेगा खाली, और ये 3d 4s 4p 4d। इसमें इलेक्ट्रॉन अब बेटे संकरण होना है। संकरण के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए? 4 संकृत कक्षक चाहिए, रिक्त और संकृत 4, ये तो भरे हैं। तो बेटे
एक ये, एक ये, एक ये 4 चाहिए, 4 मिलेंगे तो 4 बनेंगे, ये 4 बन गए, 1 2 3 4। सबका नाम क्या होगा बेटा? sp3 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 sp3। ठीक है, 4 संकरित कक्षक और ये संकरण हो रहा है, इसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहे हैं। अब आपके पास लिगेंड कौन से हैं? आपके पास लिगेंड है Cl-, 4 लिगेंड है Cl-। ये सब के सब अपना इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर देंगे। याद करिए वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट हमने समझाया आपको कि जटिल यौगिकों के निर्माण में केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर संकृत और रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। इन कक्षकों से लिगेंड उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़ता है और ये कक्षक ही लिगेंड से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब आप यहां देखें, आप यहां देखेंगे कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये कैसे अनपेयर्ड है, ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ये वाला विन्यास यहां फिर बनाना होगा, तो ये आप देखेंगे ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और ये भाई साहब कैसे हैं? अनपेयर्ड है। तो आप लिखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब आप समझ लीजिए कि अनुचुंबकीय होगा। चुंबकीय व्यवहार कैसा होगा? अनुचुंबकीय। हिंदी में अनुचुंबकीय बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे पैरामैग्नेटिक नेचर। इसका नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, मतलब अनुचुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पिछले वाले में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसलिए उसको सीधा लिख दिया था प्रतिचुंबकीय। क्लियर? चलिए, तो बेटे ये बात हो गई। अच्छा, अब यहां संकरण बताना है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 होने पर जो ज्यामिति है वो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। तो टेट्राहेड्रल ज्यामिति आप लोग बना सकते हैं। अभी हमने पिछले वाले में भी बताई थी, टेट्राहेड्रल निकेल केंद्र में रखेंगे, Cl 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 और पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर डबल माइनस, निकेल यहां डबल प्लस की हैसियत में होगा और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को हम लोग बना रहे हैं। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा टेट्राक्लोराइडो निकलेट सेकंड आयन। 4 क्लोरीन लगे हैं, टेट्राक्लोराइडो निकलेट सेकंड आयन। ठीक है, तो ये इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। चुंबकीय व्यवहार क्लियर हो रहा है, पैरामैग्नेटिक नेचर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 होने के कारण वो टेट्राहेड्रल होगा और ये जो है स्ट्रक्चर हो गई NiCl4 डबल माइनस, 2 माइनस लगे होंगे यहां पर। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या 6 होती है। चलिए आइए अब हम उनकी बात करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक ऐसा यौगिक जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और अष्टफल की ज्यामिति को धारण करता है। ठीक है, ज्योमेट्री उसकी ऑक्टाहेड्रल है, FeCN6 4 माइनस है। इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो फेरेट
फेरिट सेकेंड आयन। ये इस कॉम्प्लेक्स आयन का नाम है और यहां ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। Cn पर 1 माइनस होता है, 6 Cn है, टोटल -6 हो जाएगा। 4 माइनस लगा हुआ कॉम्प्लेक्स पर, इसका मतलब Fe पर डबल प्लस है। 6 माइनस में से 2 प्लस न्यूट्रलाइज कर देगा माइनस को, 4 माइनस लगा हुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, 2 बातें क्लियर हो गई। अब Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Fe एटॉमिक नंबर 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 6 26, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 6 26 और 4p0 और 4d0। बेटे यहां Fe के ऊपर डबल प्लस चार्ज है, इसका मतलब Fe परमाणु से Fe डबल प्लस आयन बनने में उसने 2 इलेक्ट्रॉन खोए होंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 1 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, ध्यान रखेंगे, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे। तब क्या हो जाएगा, Fe डबल प्लस का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s0, 4p0, 4d0। अब बेटा यहां कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं है, सारा खेल यहां है। कैसे यहां है, ये 3d6 n-1d है, ये ns है, ये np है और ये nd है। ध्यान रखेंगे, हमने वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के दूसरे पॉइंट में यही बात तो बताई है कि संकरण की क्रिया में n-1d, ns, np और nd कक्षक भाग लेते हैं, nd कक्षक भाग लेते हैं। अब बेटा 3d s0 हो गया है, ये देखो 3d 1 2 3 4, 3d 4s 4p 4d 1 2 3 4 5। ये 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। 4s खाली हो गया, 4p भी खाली है और 4d भी खाली है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने का मतलब 6 संकृत कक्षक चाहिए। तो अब यहां स्टेटमेंट लिखेंगे, Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अतः इलेक्ट्रॉन हुंड्स रूल के विपरीत युग्मन करेंगे। हुंड रूल के विपरीत युग्मन करेंगे। अब देखें जरा क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन युग्मन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा और बनेगा 1 2 3 4, 3d 1 2 1 2 1 2 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6, ये 2 खाली हो गए। 4s भी खाली है, 4p भी खाली है और 4d भी खाली है। ठीक है, अब बेटे युग्मन हो गया, हुंड के नियम के विपरीत युग्मन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, Cn माइनस एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हुंड के नियम के विपरीत इलेक्ट्रॉन युग्मन कर लेते हैं। अब बेटे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब 6 संकृत कक्षक चाहिए। तो 6 संकृत कक्षक कैसे मिलेंगे, यहां से 2 3 4 5 6, ये 6 मिल जाएंगे और कितने बनेंगे, 6 बनेंगे।
1 2 3 4 5 6, और सबका नाम क्या होगा? ये D2sp3, 2 D लग गए, 1 S 3 P, D2sp3 संकरित कक्षक। ये संकरण हो गया, संकरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और ये 3D, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये संकरण हो गया। इसके बाद भी इसी प्रकार से खाली पड़े रहेंगे। अब ये जो संकरित कक्षक आए, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट बताता है कि केंद्रीय धातु परमाणु अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर रिक्त और संकरित कक्षक उपलब्ध कराता है केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, ये उपलब्ध करा दी, जिनसे लिगेंड आकर के उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं और ये कक्षक ही लिगेंड से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। लिगेंड क्या है? Cn है। कितने हैं? 6। ये लिगेंड यहां इलेक्ट्रॉन देंगे, और ये लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या स्थिति बनेगी भाई? देखो, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, यहां 2, यहां भी 2, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से 12 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन के दृष्टिकोण से देखें तो ये पूरे पेयर्ड हैं, ये सब पेयर्ड हैं, और यहां 3d6 के पहले सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, मतलब Fe के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन वो सबके सब पेयर्ड हैं, ठीक है। तो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, अतः कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा। कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक क्यों कहेंगे भाई? कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, युग्मित हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा। n-1d इस्तेमाल हो रहा है, ये n-1d है, 3d n-1d है, ध्यान रखना, n-1d इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए एक स्टेटमेंट और लिख सकते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। एक बात और लिख सकते हैं कि चूंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का स्पिन है वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड रहेंगे तो स्पिन ज्यादा होता है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन सभी के सभी पेयर्ड हैं तो स्पिन कम होगा, तो इसको कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। अगर वीक लिगेंड है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है और हाई स्पिन होता है। अगर बाहरी डी इस्तेमाल करा जाएगा, बाहरी डी इस्तेमाल करा जाएगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित सामान्यता अधिक होते हैं और ऐसी स्थिति में वो हाई स्पिन होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम लोग चुंबकीय बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर को बता सकते हैं, मैग्नेटिक नेचर को बता सकते हैं, ठीक है। संकरण बता सकते हैं, संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, इसमें जो संकरण है वो D2sp3 संकरण है। इस संकरण में जो ज्यामिति होगी, ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बना सकते हैं हम लोग? Fe, देखिए भाई, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे? Fe केंद्रीय परमाणु है,
केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 6 लिगेंड जुड़े हैं। 6 लिगेंड जो है एक प्लेट नुमा, 4 लिगेंड इस प्लेट पर होंगे, ठीक है, एक लिगेंड नीचे की ओर है। आप देख सकते हैं 4 लिगेंड ये प्लेट के कोने पर है, CN एक ऊपर से लगा हुआ है, ठीक है, तो इस प्रकार से, और एक CN नीचे लगा हुआ है, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 4 माइनस होंगे। Fe की यहां ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के 2 होगी, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के 2 होगी। 6 लिगेंड जुड़े हैं और इसकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल होगी। 8 फलक बनेंगे। ये 8 फलक कैसे बनेंगे, आप ये देखें कि ये जो प्लेट दिख रही है, ये प्लेट 4 कॉर्नर पर 4 CN है और सेंट्रल में Fe है। इसके ऊपर एक लिगेंड जुड़ा हुआ है और एक CN लिगेंड नीचे जुड़ा हुआ है। तो फलक कैसे बनेंगे, ये आप देखिए कि ये ऊपर CN है, एक फलक इधर पब बनेगा इस तरीके से, एक फलक यहां से ऐसे बनेगा, एक फलक यहां से बनेगा, एक फलक ऊपर से बनेगा। तो इस प्रकार से चारों भुजाओं से इस पॉइंट को मिलाते हुए इस पॉइंट को मिलाते हुए, ऊपर पॉइंट को मिलाते हुए, यहां से इस तरीके से 4 फलक बन जाए थे। 4 फलक ऊपर बनेंगे, 4 फलक नीचे बनेंगे, इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है क्या कही जाएगी, ऑक्टाहेड्रल कही जाएगी। अष्टफलकी D2sp3 संकरण हो रहा है, अष्टफल की ज्योमेट्री होगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, अतः कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक को हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है क्योंकि अंदर वाला डी इस्तेमाल हो रहा है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। संकरण के कारण ज्यामिति जो है ऑक्टाहेड्रल होगी। क्लियर होगी। तो ये एक एग्जाम्पल है जो अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय ज्यामिति को प्रदर्शित करता है। FeCN6 4-। IUPAC नाम लिखा है हेक्सासाइनाइडोफेरेट सेकेंड आयन। बिल्कुल ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है जिसे हम देखते हैं, होल 6 3+। IUPAC नाम लिखेंगे हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयन, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड आयन। ये एक कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स को हमें वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के आधार पर समझना है। तो देखें इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। 3+ कॉम्प्लेक्स के ऊपर लगा हुआ है, H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसका मतलब ये 3+ किसके कारण है, Fe का। तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 6 है, 6 लिगेंड जुड़े हैं, 6 के 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है, 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। अब बेटा Fe का जो कॉन्फ़िगरेशन है 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26 4p0 4d0, ठीक है। अब यहां Fe के ऊपर 3+ लगे हैं, इसका मतलब Fe आयन बनने में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो Fe ट्रिपल+ सब कुछ वैसा ही रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक और यहां से, एक यहां से, 4s0 3d5 हो जाएगा, और 4p0 और 4d0।
बेटा ये पूरा विन्यास वैसे रहेगा, यहां कोई चेंज नहीं होता। सारा खेल कहां होता है? यहां पर। ये n-1d है, ये ns है, ये np है और ये nd है, ध्यान रखेंगे। अब ये विन्यास 1 2 3 4 5, 4p 4s, इसके बाद 4p और इसके बाद 4d। 1 2 3 4 5, 3d, 4s 4p 4d। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब देखिए पिछले वाले में हमने देखा था लिगेंड Cn था, अब लिगेंड Cn नहीं है, अब लिगेंड H2 है जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है। तो यहां पर हुंड के नियम के विपरीत युग्मन नहीं होगा। अगर Cn या CO जैसा कोई लिगेंड होता जो कि स्ट्रॉन्ग माना जाता है तो यहां भी युग्मन हो जाता और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते। अभी ऐसा नहीं होगा, तो संकरण की क्रिया में ये लोग भाग नहीं ले पाएंगे। संकरण होगा यहां पर 1s 3p और 2d, ये संकरण हो जाएगा। संकरण होगा sp3d2। संकरण के फलस्वरूप 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये जो संकरण बनेगा sp3d2, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे 6 और ये 3d वैसे रहेगा। फाइव इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, पांचों के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन हो गया और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब लिगेंड कौन है? H2O है। लिगेंड H2O है, ये H2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक इसको यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, इस प्रकार से लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। छह लिगेंड 12 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब हम यहां बता सकते हैं कि H2O एक वीक लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो ये इलेक्ट्रॉन युग्मन कर गए होते और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता। चूंकि बाहर वाला डी इस्तेमाल हो रहा है, n-1d की जगह कौन इस्तेमाल हो रहा है? nd। अगर nd इस्तेमाल हो रहा है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अगर n-1d इस्तेमाल में आ रहा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। चूंकि बाहरी बाहरा nd इस्तेमाल हो रहा है इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये लिगेंड है, 6 लिगेंड है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां लिखेंगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कॉम्प्लेक्स will be पैरामैग्नेटिक। कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय होगा कॉम्प्लेक्स। यदि सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं तो प्रतिचुंबकीय होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक हो गया। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बता दें इसमें कुछ बातें कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो गया। पैरामैग्नेटिक को हिंदी में हम लोग अनुचुंबकीय बोलते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग बता सकते हैं ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि यहां बाहर वाला nd इस्तेमाल में लाया जा रहा है, बाहर वाला nd इस्तेमाल में लाया जा रहा है, इसलिए हम इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। ठीक है, इसमें अभी देखो पिछले वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं थे, यहां 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसमें जो स्पिन है वो हाई होगा, तो इसको हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं।
ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, जो यहां H2O लगा है एक एक वीक लिगेंड है। अच्छा, ज्योमेट्री इसकी बता सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, जबकि हमने पिछले वाले में देखा था क्या था, d2sp3। d2 का मतलब n-1d इस्तेमाल में लाया गया था, यहां nd इस्तेमाल में लाया जा रहा है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, तो जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल यहां भी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। अब इसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे, Fe सेंटर में रहेगा, H2O 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 H2O, एक बेटे 6 H2O रहेंगे, Fe के चारों ओर 6 H2O रहेंगे, और ये प्लेट अभी हमने आपको बताया था, अभी हमने आपको बताया था कि ये प्लेट बनेगी, Fe सेंटर में रहेगा, और पूरे कॉम्प्लेक्स पर, चूंकि Fe के ऊपर 3+ चार्ज है, तो पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। 6 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं जो कि लिगेंड की भूमिका में है, Fe को चारों ओर से घेर लेते हैं, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति बन जाती है। 3+ लगे हुए हैं, H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो Fe के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे कॉम्प्लेक्स पर लगा हुआ दिखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि ये Fe H2O का होल 6 3+ का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर अष्टफल की होगी। अष्टफल की स्ट्रक्चर कैसी होती है अभी हमने आपको बताया था। ये प्लेट है, इस प्लेट के सेंटर में ये H2O है, और ये चारों भुजाओं से आप मिलाएंगे तो 4 फलक ऊपर बनेंगे, 4 फलक नीचे बनेंगे, टोटल 8 फलक हो जाते हैं। इसलिए इसको अष्टफल की, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ज्यामिति इसकी क्या होगी, अष्टफल की। तो इस प्रकार से वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की कई सारी बातें हम लोग समझ सकते हैं इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से। इस वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ने काफी कुछ समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी कई सारी कमियां इसकी रह गई। सबसे बड़ी कमी यह रह गई कि यह थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती कि कौन कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन कौन से वीक लिगेंड है, वो क्यों है, इसको एक्सप्लेन नहीं करती। यह थ्योरी कॉम्प्लेक्स के रंग में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देती कि कॉम्प्लेक्स का, किसी कॉम्प्लेक्स का रंग ऐसा क्यों है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देती। यह थ्योरी एक और बड़ी कमी छोड़ती है, वो परिवर्तन के साथ, ताप परिवर्तन के साथ चुंबकीय आघूर्ण में परिवर्तन क्यों होता है, इस बात को स्पष्ट नहीं करती, ठीक है। और भी कई सारी बातें हैं जो इस थ्योरी के द्वारा सही से व्याख्या नहीं की जा सकी, इसलिए इसकी कुछ कमियां भी रही हैं, ठीक है। और कई सारी बातों को एक्सप्लेन करने में यह थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो चलिए इसको आप समझने का प्रयास करिए। एक बार वीडियो को बैक में जाकर के वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के जो कंसेप्ट हैं वो जरूर समझें, सही से नोट करें उनको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई बात समझ में ना आई हो कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।